जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने प्रगतिवाद पूरा पढ़ लिया है और आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, प्रयोगवाद। तो आज हम लोगों को प्रयोगवाद में क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को प्रयोगवाद में प्रयोगवाद के बारे में जानना है, नकेनवाद के बारे में जानना है और नई कविता के बारे में जानना है। तो आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रयोगवाद है क्या। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे तथ्यों से, बहुत सारे बिंदुओं से भरी हुई है। बस आपसे उम्मीद ये है कि आप क्लास के आखिरी तक हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लास में मुझे पढ़ाने में मज़ा आने वाला है और आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद शुरू करें उससे पहले गणपति चंद्र गुप्त ने एक निबंध लिखा है, प्रयोगवाद और नई कविता। वहां से मैंने 2-3 पंक्तियां उठाई हैं। इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रयोगवाद है क्या। तो गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण और लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, तब नूतनता की खोज के लिए, नएपन की खोज के लिए, नवीनता की खोज के लिए जो उन कवियों के द्वारा प्रयोग किए गए साहित्य में, वही क्या कहलाया, प्रयोगवाद कहलाया। अब हम बात करें कि प्रयोगवाद की शुरुआत कब हुई, तो हमको पता है कि 1936 में पंत ने एक रचना लिखी थी, युगवाणी, युगांत में पंत ने छायावाद युग की अंत की घोषणा की थी। वहीं से प्रगतिवाद युग शुरू हुआ था और 1943 आते आते प्रगतिवाद युग समाप्त हो गया था। क्यों समाप्त हो गया था? क्योंकि 1943 में अज्ञेय ने एक तार सप्तक नाम से जो है पत्रिका निकाली थी। वहां से प्रगतिवाद समाप्त होता है और वहां पे कौन सा युग शुरू होता है, प्रयोगवाद वहां से शुरू होता है। तो प्रयोगवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1943 से तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे सन 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में साहित्य के भीतर, अब ये जो है आपके सामने एक जो है प्रयोगवाद की सटीक परिभाषा जो है प्रस्तुत की गई है कि सन 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में साहित्य के भीतर भाषा, शैली, भाव और प्रतीकों आदि के स्तर पर जो नव्यता हेतु प्रयोग किए गए, इसी प्रवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं। समझ में आपको आया होगा। एक बार मैं ये परिभाषा फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि साल 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में साहित्य के भीतर भाषा, शैली, भाव और प्रतीकों के स्तर पे जो नयापन लाने के लिए प्रयोग किए गए, इसी प्रवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं। उसके बाद सरस्वती पत्रिका में नंद दुलारे वाजपेयी का एक निबंध था और निबंध का नाम था प्रगतिवादी रचनाएं। इसके अंतर्गत इस विचारधारा को सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द से जो है इसको पुकारा गया। तो प्रयोगवाद को प्रयोगवाद सबसे पहले किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और किस निबंध में कहा? प्रयोगवादी रचनाओं में कहा। और ये निबंध किस पत्रिका में छपा था? तो ये निबंध सरस्वती पत्रिका में छपा था। और नंद दुलारे वाजपेयी ने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। अब बढ़ते हैं आगे हम ये जानेंगे कि प्रयोगवाद के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है। अब इस पेज में आपको कुछ रटना नहीं है, इस पेज में खाली आपको चीज़ों को समझना है, परिभाषाएं खाली एक बार सुननी है। बहुत ही मुश्किल है कि इससे कुछ परीक्षाओं में पूछा जाए, लेकिन प्रयोगवाद को समझने के लिए ये सारी परिभाषाएं आपके लिए बेहतर है और काफ़ी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रयोगवाद के बारे में स्वयं अज्ञेय ने क्या कहा है। अज्ञेय कहते हैं कि 7 कवि, वही 7 कवि जो 1943 में तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उसमें जो 7 कवि थे, हर तार सप्तक में 7-7 कवि हैं। तो जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था उनके बारे में अज्ञेय कहते हैं कि यह 7 कवि
किसी स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। यह वास्तव में राही नहीं बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। अब हमको देखना है कि अज्ञेय क्या कहते हैं। अज्ञेय कहते हैं कि ये 7 कवि किसी स्कूल के नहीं। अज्ञेय कहते हैं कि ये जो इस 7 तार सप्तक में 7 कवि हैं, हम लोग एक जगह के, एक स्कूल के या एक प्रकार के विचारों वाले नहीं हैं। ना हम किसी मंजिल में पहुंचे हुए हैं, बल्कि हम लोगों को एक प्रकार की मंजिल की तलाश है। इसीलिए अज्ञेय कहते हैं कि हम लोग जो है राही नहीं है बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। हम लोग राहों की खोज करने वाले हैं, राहों की खोज में निकले हुए कवि हैं। तो ये अज्ञेय का कथन है। नगेंद्र ने क्या कहा प्रयोगवाद के बारे में? नगेंद्र ने कहा कि हिंदी साहित्य में प्रयोग नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो भावों, बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने के लिए शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आई। नगेंद्र क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो नए भावों, नए बोधों, नई संवेदनाओं को प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में 1943 के अगल बगल आई। उसी विचारधारा को क्या कह दिया गया? प्रयोगवाद कह दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि समाज के लिए जैसे क्रांति की सततता प्रक्रिया काम में है। काम में मतलब कामना करने योग्य, जिसकी कामना की जा सके। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि समाज के लिए, समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की भी जो प्रक्रिया है वो कामना के कामना के योग्य है। उसके बाद नगेंद्र का एक और कथन है। नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। किसका शैलीगत विद्रोह है? प्रगतिवाद की। नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ। अच्छा, नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ। यही बात हिंदी साहित्य के कुछ विचारक और कहते हैं, जिनमें से नामवर सिंह हो गए, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, रामविलास शर्मा हो गए। रामविलास शर्मा, ये 3 विद्वान ऐसे हैं जो प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रक्रिया मानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी ये कहते हैं कि उद्देश्यहीन प्रयोग। देखो, नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो प्रयोगवाद के एक तरीके से कटु आलोचक रहे हैं। इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है अपने उस निबंध में। यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि उद्देश्यहीन प्रयोग, यानी वे प्रयोग जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, चाहे वे भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो भाव के स्तर पे हो, या चाहे शैली के स्तर पे हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि जिन प्रयोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, वो किसी भी स्तर पे हो, वो अगर कविता से दूर जाते हैं तो वो सिर्फ प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। उसके बाद अब हम लोग गणपति चंद्र गुप्त की कुछ बातें देखेंगे जो आपके लिए पढ़ लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं। ये 3 चीजें गणपति चंद्रगुप्त के निबंध से आपके लिए उठाई गई हैं। गणपति चंद्रगुप्त की एक बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब है गणपति चंद्रगुप्त की साहित्यिक निबंध। इसमें गणपति चंद्रगुप्त ने लगभग हर विषय पे अच्छे निबंध लिखे हैं। तो प्रयोगवाद से ये 3 बातें आपके लिए मैंने उठाई हैं। पहली बात क्या है? गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि सन 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में
एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं जैसे प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई हैं। चलिए ठीक है, 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे अब तक 3 संज्ञाएं दी जा चुकी हैं, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और नई कविता। आगे गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि इसी आंदोलन की एक शाखा ने स्वर्गीय नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग किया। जो इस आंदोलन की एक शाखा ने नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रपद्यवाद कहते हैं या फिर नकेनवाद कहते हैं। उसके बाद जगदीश चंद्र गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान किया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नई कविता कहते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद देखते हैं कि तीसरे बिंदु में गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि हमारे विचार से इस काव्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी? पहली है व्यक्तिवाद, दूसरी है यथार्थवाद को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिपरक यथार्थवाद की संज्ञा देना उचित होगा। नगेंद्र जो है प्रगतिवाद को क्या संज्ञा देते हैं? गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि प्रयोगवाद को व्यक्तिपरक यथार्थवाद की संज्ञा देना उचित होगा, पर उच्चारण सुविधा की दृष्टि से इसे संक्षिप्त रूप के लिए अति यथार्थवाद भी कहा जा सकता है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा प्रयोगवाद को किस नाम से पुकारा गया, तो अति यथार्थवाद गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को कहा। तो ये 3 चीजें आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होंगी। अब जो है हम बात करते हैं अज्ञेय का प्रयोगवाद। अज्ञेय जो है अपने, क्योंकि अज्ञेय ही मूल रूप से प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो अज्ञेय प्रयोगवाद के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखिए, अज्ञेय सबसे पहले जो प्रगतिवादी कवि हैं, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अज्ञेय प्रयोगवाद को स्वीकृत नहीं करते हैं। अज्ञेय कहते हैं कि कविता का कोई वाद हो ही नहीं सकता। तो पहले आप ये समझिए कि अज्ञेय, ये जो नाम है प्रगतिवाद, अज्ञेय इसको ही स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, अज्ञेय जो प्रयोगवादी कवि हैं, उनको अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अज्ञेय क्या कहते हैं कि जितने प्रयोगवादी कवि हैं वो सब किसी मंजिल पे पहुंचे हुए नहीं हैं, वो मंजिल की तलाश में चल रहे हुए कवि हैं, वो राही नहीं है, वो क्या है, राहों के अन्वेषी हैं। तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा, तो क्या कहा है, राहों के अन्वेषी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इस बिंदु को। इस बिंदु में लिखा है कि अज्ञेय दूसरे तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद की आलोचना करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे न हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। एक बार फिर इस लाइन को हम पढ़ना चाहेंगे। अज्ञेय कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो अज्ञेय इस प्रयोगवाद नाम से जो है सहमत नहीं थे। अज्ञेय ने प्रयोगवाद को क्या कहा है, अपनी एक रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने कहा है कि हम कवियों को प्रयोगवादी के बजाय नई कविता, इस प्रयोगवाद को नई कविता कहना ज्यादा ठीक रहेगा। आगे जो है अज्ञेय कहते हैं कि प्रयोगशील कवि जो हैं, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। ये भी एक अज्ञेय का कथन है और एक वो वाला कथन आप लोग याद रखिएगा, राहों के अन्वेषी वाला। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों के याद करने की हैं, जो प्रयोगवाद के बारे में जो है मूल तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। पहला तथ्य क्या है, पढ़ते हैं पहला तथ्य। पहला तथ्य ये है कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन
न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हुआ। और ये न्यू सिग्नेचर आंदोलन कब चला? ये 1932 में चला। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद का आधार मनोविश्लेषणवाद को माना है। प्रयोगवाद का आधार क्या है? मनोविश्लेषणवाद। इसीलिए प्रयोगवाद पे कहा जाता है कि फ्रायड का असर है। जैसे अज्ञेय को क्या कहा जाता है कि मनोविश्लेषणवादी ये कवि हैं। जिस तरीके से प्रगतिवाद पे जो है वो मार्क्स का प्रभाव देखा जाता है, उसी तरीके से प्रयोगवाद पे फ्रायड का प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे बिंदु में। तीसरे बिंदु में यह है कि लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। उसके बाद अस्तित्ववाद का प्रयोगवाद पर बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? किरकेगार्ड माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि अस्तित्ववाद का प्रयोगवाद पे गहरा प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद प्रयोगवाद पर यह गहरा आरोप है कि प्रयोगवादी कवियों ने लोक कल्याण की उपेक्षाएं की हैं। ये प्रयोगवाद पे एक आरोप लगता है कि जो प्रयोगवादी कवि हैं इन्होंने जो है लोक कल्याण को जो है इग्नोर किया। ये जो है बस अपनी ही बातें कहते रहे। इनमें जो है एक अहम की भावना रही, अपने बारे में ही लिखते रहे। जैसे अज्ञेय उपन्यास भी लिखते हैं तो शेखर एक जीवनी जैसा लिखते हैं, जिसमें जो है वो अपनी ही गाथाओं के बारे में, अपनी ही बातों के बारे में बखान करते हैं। तो प्रयोगवादी कवियों ने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। उसके बाद प्रयोगवाद पर गहरा आरोप है कि प्रगतिवादी कवियों ने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। दूसरी बार लाइन आ गई। उसके बाद देखते हैं प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रगतिवाद में किस समाज का चित्रण हुआ है, तो प्रगतिवाद में शोषित समाज का चित्रण हुआ है, वंचित समाज का चित्रण हुआ है। लेकिन प्रयोगवाद में किसका चित्रण हुआ है? मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण हुआ है। उसके बाद अगला बिंदु देखेंगे कि प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रभाव है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगवाद पे फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का तो प्रभाव है ही, उसके संग टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का भी प्रभाव है। अंत में हम लोग क्या करेंगे? अंत में हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद की विशेषताएं। सबसे जो मूल प्रगतिवाद की विशेषता है वो तो अति यथार्थवाद है ही है। अति यथार्थवाद प्रगतिवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद मैं का भाव, या फिर कह सकते हैं अहम का भाव। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो जो है अहमवादी हैं, थोड़ा अहम का भाव रखने वाले हैं। उसके बाद प्रयोगवाद की जो है कौन सी विशेषता है? नई भाषा शैली के साथ नए प्रतीकों का प्रयोग। बिल्कुल सही, ये भी जो है प्रयोगवाद की एक विशेषता है। जैसे अज्ञेय की जो एक कविता है कलगी बाजरे की, तो इसमें अज्ञेय अपनी प्रेयसी को जो है चांद या जो है कली या जो है गुलाब की पंखुड़ी न कहकर उसका कौन सा प्रतीक देते हैं? बिछली घास, मतलब बिछी हुई घास, या फिर कलगी बाजरे की। इस तरीके के अज्ञेय प्रतीक प्रस्तुत करते हैं। तो नई भाषा शैली, नए भाव, नए प्रतीकों का प्रयोग करना प्रयोगवाद का जो है एक विशेषता है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रगतिवाद नहीं, ये कौन सा है? प्रयोगवाद। दरअसल प्रगतिवाद पढ़ाते पढ़ाते मुंह से जो है लगातार प्रगतिवाद ही निकल रहा है। तो जहां जहां पे प्रगतिवाद बोल दिया गया है वहां पे आप उसको ठीक करके प्रयोगवाद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रयोगवाद की एक विशेषता है मनोविश्लेषणवाद। उसके बाद निराशावादिता भी जो है इसकी एक विशेषता है। घोर वैयक्तिकता भी एक इसकी विशेषता है। लोकहित की उपेक्षा के बारे में बता ही दिया गया। उसके बाद ईश्वर में आस्था का ना होना या ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रयोगवाद की ये एक विशेषता है। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। दो चीजें बच गईं, एक तो इसमें प्रपद्यवाद बच गया, एक नई कविता बच गई। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। उम्मीद करते हैं कि प्रयोगवाद के बारे में आपको जितना बताया गया, जितना समझाया गया, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
ये सारी चीज़ें आपको कई सारी किताबों से देखकर बताई जाती हैं। अगर आप इनके नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये आज की थी क्लास, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ये चैनल बिल्कुल अभी नया है और आपसे जो है समर्थन की मुझे बेहद अभिलाषा है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है चैनल का समर्थन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई